नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर नंदमन तिवारी हूं और आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स एलएलबी फायर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को एक एक करके हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइज लगातार डिस्कस किया है। और आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में जो पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, उनका जो ये आखिरी पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर खत्म हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर भी खत्म हो चुका है, अभी आपका आखिरी पेपर है, तो इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस की ओर देख लेते हैं। पहली यूनिट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन, यूनिटेरी का मतलब, फेडरल का मतलब, कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। जिस समय आपने एंट्रेंस दिया होगा उस समय भी, अगर आप मुझसे तब जुड़े रहे होंगे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स वगैरह आपसे खूब पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में भी वो चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, जो हम लोगों ने शुरुआत में कह दिया, यूनिटरी फेडरल वाली बात। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि भारतीय संविधान के की विशेषताएं क्या हैं। और जिस समय आप लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के, मतलब एक गरिमामयी संस्थान के सम्मानित छात्र हैं, उस समय जब आप सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे लंबा संविधान, सबसे अधिक पन्नों वाला संविधान, सबसे अधिक अनुच्छेदों वाला संविधान, इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, अब थोड़ा सा इसको 2.0 करिए। मीन्स अब इन सब चीज़ों को लिख करके पेजेस भरने का कोई मतलब नहीं है, कुछ इसमें कुछ नई चीज़ें लाइए। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर के आगे सवाल भी आपसे पूछा जाता रहा है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सैलिएंट फीचर के तौर पर लिखा भी जाता रहा है। तो उसके आगे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मुझे लगता है रूल ऑफ लॉ भी आपके सिलेबस में है, होना चाहिए। दूसरी यूनिट जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में, चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और शक्तियों का विभाजन कह लें, पृथक्करण कह लें, या कह लें बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहना ज़्यादा ठीक है। तो सेंटर के बीच में, सेंटर और यूनियन और स्टेट के बीच में शक्तियों का एक कहें बंटवारा है। ये काम हम करेंगे, इस काम पर आप कानून बनाओ, इस काम को आप देखो, समवर्ती सूची भी है। तो आपस में चूंकि काम का बंटवारा है, तो उसी प्रकार से जो संबंध हैं वो किस प्रकार से हैं आपस में, तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और फिनेंशियल पावर्स हैं, किसकी, सेंटर के पास और स्टेट्स के पास, उनका क्या समन्वय है, क्या तालमेल है आपस का। उसके बाद डॉक्टर, इन्हीं सारे बिंदुओं पर कुछ जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, या कुछ ऐसा लगता है कि इसमें शंका है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है, तो वहां पर कुछ जो संविधान में सिद्धांत सूत्र, उनका सूत्रपात किया गया है। कौन से सिद्धांत है? डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथेंट सब्सटेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है, असंगतता का सिद्धांत। तो इस प्रकार के तमाम सारी डॉक्ट्रिन हैं, जिनके माध्यम से आप इन सारे जो आपस में क्लैश करने वाली चीजें हैं, कहें कि आपको जो सेंटर और स्टेट को समझने में थोड़ा सा आसानी कर देगा, वो ये सारे डॉक्ट्रिन्स हैं। जो तीसरी यूनिट है वो प्रेसिडेंट के विषय में है, इलेक्शन पावर, इलेक्शन को लेकर के, उनके पावर और फंक्शन को लेकर के है, चूंकि एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। पहली चीज आपके लिए पास पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में आपको पढ़ना होता है पार्लियामेंट के गठन के विषय में, लोकसभा के चुनाव के विषय में, राज्यसभा के चुनाव के विषय में, चूंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर के ये चीज बनती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपके लिए जरूरी है, आपके सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद भी रहती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर के, संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के, कि अगर कोई संसद का सदस्य है, अगर कोई विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, वहां तक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो उसके पास कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, शायद 105 के आसपास है शायद। तो अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है तो उसके पास क्या विशेषाधिकार है। अगर कोई संसद का सदस्य है और सदन के अंदर खड़े होकर के किसी व्यक्ति को, मतलब किसी संसद सदस्य को कुछ अपमानजनक बातें कहता है, कुछ डिफेम करने का प्रयास करता है, या उसके ऊपर माइक खींच के मारना, या आप आए दिन लोकसभा की कार्रवाई देखते रहते होंगे, पन्ने फाड़ कर फेंक देते हैं, तो क्या उसके पास विशेषाधिकार है, सदन का खुद का विशेषाधिकार है, और क्या सदस्यों का विशेषाधिकार है, वो आप समझिएगा। आगे बढ़े तो एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब जो दल बदल कानून के तहत संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, किहोतो हलोहान वर्सेस जाचिलू का केस आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पर एंटी डिफेक्शन लॉ आज की डेट में समझना बहुत ही जरूरी है। भले आपके सिलेबस में वो सवाल आए या ना आए, आपके पेपर क्वेश्चन में आए चाहे ना आए, लेकिन आप पेपर देने के बाद भी एंटी डिफेक्शन लॉ जरूर पढ़िएगा, और वही जानने का प्रयास करिएगा कि किस स्थिति में अगर किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी राजनीतिक दल का एक सदस्य है, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, तो वो अगर अपनी पार्टी छोड़ करके जाता है तो क्यों उसकी सदस्यता खारिज हो जाती है, और क्यों एक खास हिस्सा, मतलब वो कबूतर वाली स्थिति है कि कबूतर एक जाल लेकर के नहीं उड़ेगा, लेकिन कबूतर, जब सारे कबूतर मिलकर के जाल उठा करके ले गए तो जाल चला ही चला गया। तो वैसे ही अगर राजनीतिक पार्टी कोई है और उसके पास
कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स में से कितने मेंबर का जो भाग है वो चला अगर निकल के चला जाए, किसी अन्य दल में मिल जाए, तो उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जरूर पढ़िएगा, दल बदल का जो कानून है वो जरूर पढ़िएगा। एग्जीक्यूटिव पावर, उनकी कार्यपालक शक्तियां क्या हैं। कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स होम, किसके प्रति कैबिनेट जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। आगे है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, लॉ के आप छात्र हैं उस लिहाज से विशेष जरूरी है कि जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कॉलेजियम का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में का जो जुरिडिक्शन है उसका ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, उसका अपीलेट जुरिडिक्शन है, उसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेकर के भी आप में सवाल है, टॉपिक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपके में अलग से टॉपिक है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही शानदार और बेहद अनोखा कहें ये साइलेंट फीचर है। आप इससे काफ़ी ताल्लुक भी रखते होंगे कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका को खूब स्वतंत्रता है। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कौन से विषयों पर राजनीतिक प्रश्न कह करके न्यायालय अपने को किनारे करेगा। चौथी यूनिट है इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के, आपातकाल वाली परिस्थितियों को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर के, संविधान संशोधन को लेकर के। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, जहां पर अमेंडमेंट आप पढ़ते हैं वहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी खुद ब खुद पिक्चर में आ जाती है, लाइट में आ जाती है। किस केस लॉ में उसको प्रतिपादित किया गया, किस केस लॉ में उसको और मजबूती प्रदान की गई, किस केस लॉ में उसमें एक वृहद लिस्ट सी जारी की गई कि फला 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 चीज है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा, वो मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आएगा, उसको बदला नहीं जा सकता। उसको बदलने का मतलब यह है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना। और फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का मतलब 301 के आसपास, 301 से 7 तक है शायद, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सवालों की बात करें जो आपके लिए जरूरी सवाल हैं, पहले सवाल के तौर पर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर, एक पूरा मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का घोल जो है वो तैयार रहना चाहिए आपके पास, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। अच्छा, कई बार क्या है, ट्रेंड एक ये भी रहा है कि संविधान को लेकर के किसी के विषय में कोड लिखा गया कि संविधान आपकी शक्तियों का मतलब, मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में कह रहा हूँ, किसी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ। संविधान के विषय में एक लंबा चौड़ा कोट लिखा गया और कहा गया कि इस पर चर्चा कीजिए। तो वास्तव में वो चीज आपसे कह रही है कि आप संविधान के तमाम सारे सोर्सेज बताओ, तमाम सारे सैलेंट फीचर्स बताओ, जो उस ऊपर वाले बात को, ऊपर वाली फैक्ट को, ऊपर वाले कोट को संतुष्ट करते हों। जैसे ऊपर लिख दिया गया कि संविधान हमारा जो है वो हम लोग जो संघीय हैं वह परिसंघीय हैं, ऐसे करके लिख दिया गया। अब उसका मतलब बताइए। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज हैं, उसको लेकर के थोड़ा थोड़ा कैप्सूल लेकर के जरूर आइएगा। दूसरी चीज सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ मुझे आपके सिलेबस में अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ आपके सिलेबस में है। तो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ जब हम लोग बात कर रहे हैं, एवी डाइसी का प्रतिपादित किया हुआ सिद्धांत, एवी डाइसी का दिया हुआ सिद्धांत, विधि का शासन, विधि से ऊपर कोई नहीं है, सबको विधि की समझ समानता है। तो उसके दो सिद्धांत हम लोग क्या लागू होते हैं, तीसरा लागू नहीं होता है अक्षरशः। रूल ऑफ लॉ कायदे से पढ़ लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी पढ़िएगा। सेपरेशन ऑफ पावर जब आप पढ़ रहे हैं मॉन्टेस्क्यू को सेपरेशन ऑफ पावर्स में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये देखिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर जहां से हमने लिया है वहां से क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स हूबहू मूल वैसा ही लेकर के हम लोग आए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वहां से चला था सेपरेशन ऑफ पावर और यहां आते आते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो गया है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहाँ पर कहा तो गया है कि कानून कोई जो निर्माण करेगी वो लेजिस्लेचर करेगी, कानून का पालन एग्जीक्यूटिव करवाएगा, और पालन ना करने वालों को और पालन करने के लिए बाध्य करना काम किसका है, जुडिशरी का काम है। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियां हैं, कुछ समय पे ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो जुडिशरी की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास भी है, जो पावर पार्लियामेंट के पास है वो प्रेसिडेंट के पास भी है। आप आर्टिकल 123 पढ़िए, 123 पढ़िए ऑर्डिनेंस के विषय में, आर्टिकल 213 पढ़िए अध्यादेश के विषय में पढ़िए, या 72 161 के आसपास इनकी क्षमादान की शक्ति है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का आशय मेरा ये है कि प्रेसिडेंट के अलावा भी कुछ ऐसी जगहों पर है जहां पे थोड़ा सा घालमेल है। तो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को हूबहू एकदम उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उसका हमने नहीं किया है। अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, उसका बिल्कुल अर्थान्वयन ऐसा नहीं किया है। फिर दूसरी यूनिट पर बढ़ते हैं, सेंटर स्टेट के बीच में जो विधायी शक्तियां हैं, जो वित्तीय शक्तियां हैं, उनके बंटवारे को लेकर के सवाल पूछा जाता रहा है। और जिस समय जीएसटी और जिस समय वैट और ये सब चीजें अक्सर कभी कभी चर्चा में अपने आप से आ जाती हैं, उस समय सब इन फिनेंशियल पावर्स को उस चीज से जोड़ करके भी पूछा जाता है। तो एक बार ये भी देखिएगा कि हाल में कोई लीडिंग केस लॉ फिनेंशियल पावर्स पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर या लेजिस्लेटिव पावर्स के बंटवारे पर आया हो तो उसको कायदे से पढ़िएगा। क्योंकि इस सत्र में कई बार देखा गया है कि सवाल के इस प्रकार के सवालों को जब पूछा गया है तो केस लॉज के साथ जोड़ करके पूछा गया है, तो वहां तकलीफ हो जाती है अगर आप रिसेंट केस लॉ पढ़ करके ना आए हो। तो ये पावर्स के विषय में पढ़िएगा।
डॉक्ट्राइन ऑफ पिथेंट सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कायदे से देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और किस आर्टिकल पर विशेष रूप से इसकी जो छाप है वो पड़ेगी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके लिए बहुत जरूरी है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है वो आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, संसदीय विशेषाधिकार जो है वो कहीं ना कहीं पर आपको राइट टू इक्वेलिटी से उसका एक क्लास भी पूछा जाता है कि इसकी संवैधानिकता पर इसका जो आर्टिकल 14 से अगर कोई विवाद है क्या है तो बताइए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सोचें कि जो विशेषाधिकार संसद सदस्य को मिला हुआ है वो हमें मिले, क्योंकि आर्टिकल 14 के अंतर्गत वो राइट टू इक्वेलिटी है। तो यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जो इक्वेलिटी हमें प्राप्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, महान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो इक्वेलिटी अमंग इक्वल्स है। समानों के बीच में समानता मांगी जाती है। हम राष्ट्रपति की तरह, हम संसद के सदस्य की तरह, हम विधानसभा के सदस्य की परिषद के सदस्य की तरह समानता नहीं मांग सकते हैं। उसको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो हम नहीं मांग सकते, क्योंकि हम उसकी भूमिका में नहीं है, क्योंकि हम उसकी तरह काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी तरह विशेषाधिकार की जरूरत है भी नहीं। आगे बढ़े तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को खूब कायदे से पढ़िएगा। उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज है और जो उनके जुरिस्डिक्शन को लेकर के सवाल है वो खूब पूछा जाता रहा है। उसके बाद चौथी में बड़े सवालों की बात करें तो 3-4 जो टॉपिक हैं सारे से सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। इमरजेंसी का प्रोविजन है, सारी की सारे प्रकार की इमरजेंसी। और अच्छा, जब आप पढ़ रहे हो तो इमरजेंसी का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के फेल्योर का मतलब क्या है, राष्ट्रपति को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाता है, राज्यपाल को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाता है कि हाँ हमारे प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसको कायदे से पढ़िएगा और केस लॉज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेष ध्यान केस लॉज पर देकर के आइएगा। दूसरी चीज जो आपके लिए बड़ी जरूरी है वो है कि संविधान का जब हम साइलेंट फीचर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है एज वेल एज फ्लेक्सिबल है। तो अगर रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, उसका हमारे संविधान के जो संशोधन की प्रकृति है उस पर क्या असर पड़ता है। मीन्स अगर हमारा संविधान रिजिड है तो संविधान का संशोधन आसान है क्या, या अगर हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, लचीला है, जब चाहा तब बदल दिया, तो उस स्थिति में ये भी बताइए कि क्या संविधान का संशोधन इतनी आसान प्रक्रिया है कि जब चाहा तब कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के देख लीजिए, या हाल की जितनी भी लोकसभा की डिबेट होती है, कभी कभार आप उसको देखिए, आप पाएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ते हैं वहीं पर तुरंत, मैंने शुरुआत में भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है वो अपने आप से उभर के सामने आ जाती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जरूर देखिएगा। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल क्वेश्चन वाली बात है, या कोई आपसे एक डॉक्ट्रिन, इस प्रकार की चीजें, या एंटी डिफेक्शन लॉ है, या पार्लियामेंट में किसी एक का मसलन लोकसभा का या राज्यसभा का आपसे पूछ लिया गया कि इसके कॉम्पोजिशन के विषय में बताइए, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताइए। तो इस प्रकार से चीजें भी आपसे पूछी जाती रही हैं। तो प्रयास ये करिएगा कि ढेर सारे केस लॉज, ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़िएगा, क्योंकि आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, केस लॉज आप अगर याद रखेंगे तो चीजें आपके ग्रिप में रहेंगी, चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान रहेगी। अन्यथा की दृष्टि में आप पहली यूनिट के सवाल तो आसानी से चलिए कर ले जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, आपने लिख दिया कि सेकुलरिज्म है और तमाम सारी चीजें हैं, तो क्लासिफिकेशन का सवाल आ गया, नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर कैसा भी आ गया। लेकिन जैसे ही आप दूसरी यूनिट आपकी शुरू होगी, वहां पर बिना केस लॉ के तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो प्रयास ये करिए कि आर्टिकल्स और केस लॉज के सहारे से अपना सवाल लिखिए। तो LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के वो सभी लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार पेपर दे रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा जब वो पेपर दे करके निकलेंगे, क्योंकि 6 महीने की आपकी, या बोले सेमेस्टर भर की मेहनत का जो आपसे परिश्रम है, जो आपने किया है, वो आप उसको डिलीवर करके आ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि डिलीवर अच्छे से नहीं हो पाया, डिलीवरी में समस्या रही, कुछ तकलीफ रही, बहुत अच्छे से जो हम पढ़ करके गए थे वैसा नहीं लिख पाए। चलिए अब सब ठीक है, जो हो गया हो गया। अगले सेमेस्टर में और अच्छे से और बेहतर करने का प्रयास करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। आपके पेपर से रिलेटेड या कुछ भी नया अपडेट आपके लिए जो आवश्यक होगा लेकर के मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक खुद भी जुड़े रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए, ये मेरा निवेदन भी है। धन्यवाद, प्रणाम।